अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? यू वाचिंग जियो पाकिस्तान, आपको बताइए। लेकिन हाल कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है बिकॉज़ वी हैव लॉस्ट द सीरीज। हाँ, खुश मूड में हम इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ी एक उम्मीद थी हमारी आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट टेस्ट। तो हमने उम्मीदें लगाई हुई थी जो मुल्तान में होगा वो बड़ा अच्छा होगा, और अच्छा जा भी रहा था। कोई इतना खास बड़े दिल पे आपको लगी हुई है, खास बुरे हालात भी नहीं थे। फिर आपने एंड में देखा कि क्या हुआ। और तो विच मीन्स कि ये सीरीज थी 3 टेस्ट मैचेस की, अब 2 तो हम हार गए हैं, तो अब तीसरे में किसी का इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? अब्दुल्ला, देखिए वहाँ पे भी मौका है इंग्लैंड के पास हमें वाइट वॉश करने का तो और हमें अपनी इज्जत बचाने का। हमने नहीं करनी ना, आखिरी तो एटलीस्ट हम जीत जाए तो You never know. सेविंग So, हो जाए। आपको पता ही है इंग्लिश टीम जिस टेम्परामेंट के साथ, जिस इरादे के साथ मैदान में उतर रही है, उसमें हमें ये खौफ खाना चाहिए कि कहीं हमारी ये सीरीज वाइट वॉश ना हो जाए इंग्लैंड के हाथों। और दूसरा ये कि हम जाते जाते एज इन ठीक है हमारे मेहमान हैं, लेकिन हम कुछ अपनी लाज तो रख लें। और एक शेर भी हमने इस सिलसिले में, पूरा घर ही उठा के आपने मेरे शेर का टेम्परामेंट तोड़ दिया। अच्छा, हमने शेर लिख के रखा हुआ है। आपने शेर लिखा हुआ है जी, बताइएगा क्या? अच्छा अभी नहीं, अभी वो नहीं बन रहा। किस्मत की खूबी नहीं ना, ये मेरी। अच्छा ओके फाइन। क्यों मेरा पेपर आउट किया है? बहुत ही हार्ट ब्रेक इधर चल रहा है ना। तो हमने सोचा, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला ने कहा कि मैं शुक्र है कि गा के नहीं सुना। यार प्लीज माय टीम गिव मी अ न्यू शेर हुमा हैज ऑलरेडी रूइंड इट। आई हैव रूइंड इट बिकॉज़ ही डिडंट वांट टू से इट। तो लिहाजा रूइन तो वो हो ही गया, लेकिन छोड़ दे सब कुछ शेर। अच्छा चलिए, अब मेरा मूड बन गया है तो अब मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है? अब आप मुझे इस तरह देखेंगी ना, अब आप मुझे इस तरह देखेंगी तो इस तरह नहीं सुना सकूंगा मैं। आप सुनाएं। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रह गया। सो ये हम सऊद शकील पे भी कह सकते हैं। ये मैच था उससे ज्यादा मुश्किल ये शेर है। और मैंने अभी उस तरह से अभी नहीं अदा किया जो इस शेर का हक था, क्योंकि हुमा मुझे कॉन्स्टेंटली घूर रही हैं। और फिर आपको पता है जब कोई आपके 2 फुट के फासले पे बैठ के आप शेर पढ़ने वाले हो और आपको घूर रहा हो तो आप जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। वेल वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, या तो शेर व शायरी की बात होगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी, अबरार की जो बॉलिंग का असर था ना इंग्लिश टीम पे, वही इस शेर ने कुछ असर मेरे ऊपर किया। बड़ा मुश्किल था और मैं समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। अच्छा तो एक पॉइंट है, वी आर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्व्स फील इजियर। आजकल आपको पता है कि जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं ये बड़ी जल्दी डिसाइफर हो जाते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं। और मुझे यकीन है कि आप जो 2 दिन रह गए हैं, इंग्लिश टीम, इंग्लिश खिलाड़ी अबरार को बैठ के बाकायदा स्टडी करेंगे कि उसकी हाथों की उंगलियां किस तरह से मूव करती हैं या किस मौके पर वो कौन सी गेंद कराता है। इसलिए बड़ा ही ज़बरदस्त डेब्यू आगाज रहा है अबरार का। सऊद शकील की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं अबरार के साथ हैं। अगर वो परफॉर्म करते हैं, जो कि वो करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए सर्टनली एक जबरदस्त एसेट होंगे। वी जस्ट होप एंड प्रे कि उनको बहुत जल्दी डिसाइफर ना कर लिया जाए। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अभी आप कह रहे थे कि वो स्टडी करेंगे, भाई हम स्टडी करेंगे इवन फॉर अस। वो नए हैं, अभी उनको डोमेस्टिक सर्किट में शायद देखा गया होगा, लेकिन इस तरह इंटरनेशनल उसमें तो प्ले में नहीं देखा। तो लिहाजा हमारे लिए भी वो नए हैं, हम भी स्टडी करेंगे। उस दिन हम एक कंपैरिजन मोहम्मद आमिर के साथ दे रहे थे, और उस तरह यूटिलाइज और ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए अबरार को, उस तरह यूज़ नहीं करना चाहिए जिस तरह आमिर के साथ हुआ था। तो वो हम उस बारे में हमेशा थोड़ा सा कॉशन रखते हैं। अच्छा जी, बाबर ने गुफ्तगू की, बाबर के परफॉर्मेंस और बाबर की कप्तानी के ऊपर भी बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। एंड बाबर ने क्या गुफ्तगू की है, ये एक्सक्यूज नहीं है। ये एक्सक्यूज नहीं है, ये सही कह रहे हो। स्टार्टेड ऑफ साउंडिंग लाइक एन एक्सक्यूज, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। और ऑब्वियसली देखिए, बात ये कि एडवांटेज हमें वो मिलना चाहिए था जो कि एक होम ग्राउंड का होता है, और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। हम उस एडवांटेज को अपनी तरफ अच्छा, आप होम ग्राउंड की बात कर रही हैं तो हमारे जो स्टार बॉलर निकल कर सामने आए हैं इस सीरीज में, वैसे पता नहीं दिल कहता है कि क्या ज़बरदस्त होता ना इसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता। अबरार का होम टाउन है कराची और अगला हमारा टेस्ट मैच है कराची में। और अबरार ऑल्दो अपनी परफॉर्मेंस पे तो खुश हैं, अच्छा कॉन्फिडेंट हैं, मतलब एक उम्मीद भी है और ठीक बात भी की है। बट आपको पता है कि थोड़े से क्या डेब्यू होता है तो थोड़ा सा खौफज़दा भी होते हैं। दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन परफॉर्मेंस, बट दिस वन सीम्स सेटल्ड। नहीं मतलब व्हाट एल्स डज ही नीड टू बी श्योर अबाउट हिज ओन परफॉर्मेंस? नहीं, नॉट दैट, मेरा मतलब है कि आगे जाने के लिए। हाँ, आगे जाने के लिए, बट ही हैज डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ। एंड सऊद शकील का आउट होना सर्टनली पाकिस्तान के हक में नहीं रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो जो होना था वो हो गया है। टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। थैंक यू मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई, पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड से होम सीरीज में शिकस्त हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। 2 मैचेस का फैसला हो गया है,
क्या हम ग्राउंड पर मैच हारे हैं या फिर मैच से पहले हिकमत अमली, टीम सिलेक्शन और एक रिवायती माइंडसेट की वजह से हम शिकस्त का सामना कर रहे हैं सीरीज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, जो वो ब्रांड खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट ब्रांड क्रिकेट दे आर प्लेइंग नाउ। सो आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने आते ही जैसे पिंडी जैसी पिच के ऊपर आके इतना दिलेराना फैसला किया और डिक्लेरेशन जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वहां से ही पाकिस्तान को ऑब्वियसली बैकफुट पे जाना पड़ा पहले टेस्ट मैच में। बस इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी मैच जीतने के लिए। ऐसे फेजेस आए थे कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, बट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे जो रूट है, जब वो बॉलिंग कर रहे थे वो रेगुलर बॉलर नहीं है, तो आई थिंक जो रूट को हम अटैक कर सकते थे ताकि उनको अपने मेन बॉलर्स को वापस लेके आना पड़ता। मेन बॉलर्स को वापस लेके आते तो हमें और कॉन्फिडेंस मिलना था। सो आई थिंक थोड़ी सी पॉलिसी उनकी तगड़ी थी, स्ट्रॉन्ग खेले हैं वो क्रिकेट, तो दे डिजर्व टू विन दिस सीरीज बेसिकली। अच्छा, बहुत सी एक फर्स्ट जो हमने इधर देखा है तो उसके बारे में भी बात हो जाए कि मुल्तान मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े स्टार बनकर निकले हैं अबरार अहमद। अभी हम उनका एक साउंड बाइट भी सुन रहे थे। बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़ा उनका प्ले तो खैर कमाल का है। तो एक रिवायती अंदाज के स्पिनर ही लगे, लेकिन इंग्लिश बैटर्स उन्हें समझ ही नहीं पाए। और आपको पता है कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो होता है वो हमेशा वर्क्स इन आवर फेवर। तो क्या खास बात आपको नजर आई है अबरार की परफॉर्मेंस में? किस तरह आपको लगा है कि ही हैड एन एज? जी, ही इज अ वेरी मिस्ट्री स्पिनर। बेसिकली जो फिंगर स्पिनर होते हैं, जैसे मैंडिस था श्रीलंका का, जब वो आए थे तो उन्होंने भी एकदम हलचल मचा दी थी। इंडियन बैट्समैनों को उन्होंने 7-7 विकेट, 8-8 विकेट ली थी एक इनिंग्स में। तो अभी अबरार को वो जानते नहीं इतना, उनकी वो ऑब्वियसली उनकी मिस्ट्री को नहीं जानते, तो वो एक उनके लिए मुश्किल टाइम था। मगर उन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया, इवन दे एक्चुअली गॉट, अबरार ने विकेटें तो ली हैं मगर उन्होंने फिर भी अटैक किया उसके ऊपर। उन्होंने अपना ब्रांड चेंज नहीं किया, वो डिफेंसिव अप्रोच से नहीं गए। आई थिंक वो अबरार ने 7 विकेट ली मगर उन्होंने 100 से रन ज्यादा दिए। इसका मतलब था कि दे वर नॉट स्केर्ड ऑफ गेटिंग आउट। सो आई थिंक ये क्रेडिट भी उनको जाता है। मगर इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और पाकिस्तान के पास ऐसे स्पिनर आ जाए, हम तीनों फॉर्मेट में वो अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तान की जीत में। जी, अल्लाह करे कि शुरू का एडवांटेज ही ना रहे मुश्ताक भाई, आगे भी चलकर हमारा ये एडवांटेज अबरार की शक्ल में मौजूद रहे। अबरार, वकास और अब्दुल्ला शफीक जैसे लड़के बता रहे हैं कि अभी भी विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, और अगर ना बना तो हम एक फ्रेमवर्क पे ज़रूर गौर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है यही लड़के जो अभी हमारे पास अवेलेबल लॉट है, कराची में एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद रखें हम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको टेस्ट मैच में, अगर आखिरी टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल न्यूजीलैंड की सीरीज पे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और आई थिंक पाकिस्तान के पास यंग जैसे सऊद शकील हैं, अमाम बहुत अच्छा खेले हैं, अबरार आ गए हैं, तो हमारे पास यंग लड़के आ रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेशर वाली सिचुएशन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन है। अगर पाकिस्तान कुछ चीज़ों में थोड़ा सा पीछे गया है, मगर कुछ चीज़ें यंग लड़के आके वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने टैलेंट को, अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अंडर प्रेशर जो लड़के परफॉर्मेंस करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनके कैरियर बड़े लंबे होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान सिटिंग ऑन गुड पोजीशन अबाउट यंगस्टर्स, जो उनके नए लड़के हैं पाकिस्तान से खेल रहे हैं, जैसे सऊद शकील हैं, आपका इब्रार आ गया है। तो आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड होपफुली इफ दे कंटिन्यू प्ले लाइक दिस, इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास चांस है कि न्यूजीलैंड से वो इंग्लैंड से वो जीत सकते हैं कराची में, जीत सकते हैं इंशाल्लाह होपफुली कराची में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे मुश्ताक अहमद साहब, लेकिन एक होता है ना, हम बहुत ज़्यादा एक प्रेशर डाल देते हैं और इतनी उम्मीदें लगा देते हैं कि अगला ऑब्वियसली नहीं उतर सकता उन उम्मीदों पे, और फिर बेचारे का काम भी नहीं बनता। तो अब हम पाकिस्तानी टीम के साथ माना कि 2 हार चुके हैं टेस्ट, लेकिन थर्ड पे अब आपको ये डर है कि जी वाइट वॉश ना हो भी जाए तो क्या है, हम तो सीरीज वैसे ही मतलब हार गए हैं। नॉट सेइंग कि हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए ना हो तो बेहतर है। अब हफ्ते को हमारा ये इंग्लैंड के साथ तीसरा टेस्ट मैच कराची में शुरू होगा, फिर 27 दिसंबर बिल्कुल ये न्यू ईयर्स के करीब न्यूजीलैंड से हमारा पहला मैच होगा, उसका भी आगाज कराची में ही हो रहा है। तो सीरीज का गम ना करें, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट, और किसी ना पता है एक गम करने की बात इसमें ये भी है कि सिंस हमारे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद यही बात कर रहे थे, बिकॉज देयर सो मच क्रिकेट हैपनिंग,
तो हमें सोचने का शायद टाइम नहीं मिल रहा और हमारी मैनेजमेंट को कुछ अहम फैसले करने का वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन लेट्स होप कि PSL वाला जो टाइम होगा उसमें प्रॉब्ली PCB देखे कि क्या किया है और क्या कर सकते हैं और क्या खोया है और क्या पाया है। और अच्छा, तीसरे जीतने का आप जो टेस्ट की बात कर रहे थे, हाँ ये हो सकता है कि अगर हम उससे जीतें तो हमारा एक वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जरा बढ़ जाए और एक अच्छे माइंडसेट के साथ हम न्यूजीलैंड वाली सीरीज अच्छा, एक टॉपिक जिस पे हम तकरीबन हर रोज बात करते थे, करनी चाहिए भी, आज भी करेंगे, वो है पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब, फ्लड्स, डेविस्टेशन, कैटास्ट्रॉफी, जिसने पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी मुश्किल में हम सबको डाल दिया एज ए नेशन, एज इकोनॉमी वाइज और डिफरेंट फ्रंट्स पे, कि अभी तक हम उससे नहीं निकल पाए हैं और शायद अभी हमें सालों लगें उससे रिकवर करने में। बल्कि आई वुड से कि इस साल पाकिस्तान में ऐसा सैलाब आया है जिसकी तबाही दुनिया भर ने पहले कभी नहीं देखी और इस बार ये देख रहे हैं। बिल्कुल एक्नॉलेज किया है कि ये वाकई जो भी इसकी वजूहात थी, जो कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी वजह है, जो होता कहीं और है और असर जो है वो हमारे मुल्कों पे होता है, तो ये चीज़ बड़ी बावर होकर सामने आई है। 30% से ज़ायद रकबा ज़ेर आब आया है और मुतासरीन की तादाद जो है, काश कि हम कह सकते जी हज़ारों लाखों की बात हो रही है, लेकिन नहीं, करोड़ों में है। तो करोड़ों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, बेघर हुए हैं, हालात अब भी मामूल पर नहीं आए और लोग अब भी बेघर हैं, उनके पास वापस जाने को जगह नहीं है। वुड यू बिलीव, इतने महीने बाद भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से पानी नहीं अभी तक उतरा, तो उन्होंने वापस जाके रिहेबिलिटेशन क्या करनी है। और ऐसे वक्त में उन सब की इमदाद और बहाली सिर्फ हुकूमत की बस की बात नहीं है, बल्कि बहुत से बाकी प्लेयर्स जो हैं उनको भी बीच में आना पड़ा। और बहुत से ममालिक ने जहां हमारी ऑलरेडी इस सिलसिले में मदद की है, मदद का सिलसिला जारी है। जर्मनी भी इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद को आगे आया है और पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर डॉक्टर एल्फ्रेड ग्रानिस, जो कि इस्लामाबाद में तैनात हैं जर्मनी की तरफ से, अभी 4 माह ही हुए हैं इनकी तैनाती को, इन्होंने बहुत से इक़दाम लिए हैं। और साथ ही चूँकि सिंध का और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है, इसलिए कराची में काउंसिल जनरल जो मौजूद हैं जर्मनी के, हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर रूडिगर लॉट्स, उन्होंने भी बहुत से इक़दाम अपने तय यहाँ लिए हैं। तो हमारे साथ ये दोनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं। वी वुड लाइक टू वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट, हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ जर्मनी टू पाकिस्तान, मिस्टर एल्फ्रेड ग्रानिस, एंड काउंसिल जनरल इन कराची, Dr. Rudiger Lotz. I think we'll start the conversation with Mr. Granis. Welcome to Pakistan. Thank you very much. I don't know how to say this, but this has been a very difficult time to be in Pakistan because of all the floods that we saw earlier a few months back. You had the chance to visit Gwadar recently, if I'm right. What did you see there? What did you notice? Is that your first outing? No, well, first would be Karachi out of Islamabad. Second, Gwadar. How was that? It was a fascinating experience because Gwadar, in that sense, is always for us a bit of a mysterious place because one of the things is the port of Gwadar and all the things, stories that go around there. So having seen it myself or ourselves now first and having an impression, I would say it is a very special place with very special people, and also the sport and all the development that's planned there, big visions. But I would say there is some potential for it to really develop, and that was also the reason why we were there, to have a look and see whether there is also this could be interesting also for German companies, German industry, to invest around there. So that we are not the companies to invest, but what I would say is they should have a look, and that was also what we will tell them. Nice. That certainly can be a great opportunity for Pakistan and for Germany both. Yeah. Dr. Rudiger, since you have been posted in Karachi and a lot of areas adjoining Karachi in Sindh were affected massively. There is still stagnant water in a few areas left, although much of it has gone into the sea. But did you get a chance to visit some of the flood-hit areas, and how has Germany been able to help so far? Yeah, we visited some of the flooded areas. I was, for example, to Tando Jan Muhammad. And of course, it's quite devastating to see that you have really floods, water on fertile land till the horizon. You have people living in tents on the streets, kids who cannot go to school, no health facilities. So there really is a huge need. When I was there, we provided food for 4,000 families for 2 months, for example. I think these are the little things that one can do to try to help.
Beyond that, as a government, we try to support Pakistan with fundings, also through UN organizations. I think the overall amount is now around 108 million euro, if I'm correct. Yeah. And we will keep doing that, because I think it is really a challenge to all of us. It's not a Pakistani problem, it's a global problem, climate change, and Pakistan has seen the consequences, unfortunately. I mean, Indeed. if you had to, because everybody who goes there and witnesses it themselves, we have our correspondents and reporters who tell us how it is. We are very interested in knowing what were the key points that you thought that these are the areas within such a big disaster that need special attention. Maybe it's medical care, primarily, or maybe it is education, because there are so many avenues to this disaster. So what did you think were the topmost points that one needs to work at? Well, look, the first thing is the short-term humanitarian assistance, which is the things that you described: medical aid, and health food. issues, food, especially food, Water. Water, clean water too. Sanitation. But in the long run, I think one has to address what to do to prevent that. What can we do to prevent that and to limit the damage done? And I think that is something where also experts have to come together. I think we are also willing to provide experts who can somehow come with their expertise. The world probably has to come together, because the world has contribution, and Pakistan has faced a very dire consequence of it as far as the carbon emission and climate change is concerned. Mr. Ambassador, the initial reaction is obviously to provide immediate relief and help. But later on, and we are in winters now, and this catastrophe has been going for quite a few months now, then comes the stage of rehabilitation and reconstruction. So how has Germany been able to help in that regard? Oh, all right. Just to say a few words, we have to be careful not to declare the humanitarian crisis over. So we have to keep on also addressing that. Indeed. Because in the next few months, that is where the main focus will have to be. Because reconstruction and rehabilitation is a long-term process. Where we need a proper assessment what has to be done, and also we are part of that process. There will be a first conference now, most likely in early January, where the government of Pakistan and the UN will act as co-hosts, where also Germany will go, and where we'll see what can and has to be done. But that is a long-term process. A long-term process which will cost a lot of money, and which will have to be done also gradually. Because what we do not want, and Pakistan does not want, is that you reconstruct something which hasn't proven to be a good and resilient infrastructure if something else happens. So that is where we have to concentrate on. So it's very difficult to come up with concrete numbers. What will Germany do in reconstruction? Because we have to first properly assess. But one thing, and then start a process that will go over years, because let's not kid ourselves, this is a long-term thing. But Indeed. what I can say and what I can promise is that we will not walk away, and we will be there, and we will be part of that building back better, or doing a resilient reconstruction process. We will be there. So, but again, it is a process that has just started now and has to be done properly and carefully. Otherwise, the result will be washed away with the next flood. Will not be sustainable. It would be the same probably then, if But not done Pakistan, carefully. the government of Pakistan obviously is trying its best to sort of undertake an assessment of the amount of damage, or how much or how long it will take for rebuilding or reconstruction. Are other countries, including Germany, for instance, a part of that assessment process, or you are going to rely totally on the government of Pakistan and maybe then see how much of contribution in terms of manpower, in terms of ideas? There are so many ways to contribute that can be done then. So assessment part is Pakistan's responsibility, is that right? The assessment part is Pakistan's responsibility in cooperation and help with mainly the World Bank, who are doing numbers and putting the numbers together and so on. So that, of course, is something we are not so deep inside. We are there also to try to understand where those figures come from and how they came about. But then
The coordination process and the consultation process starts afterwards on the basis of the numbers put together by the government of Pakistan and the World Bank. Makes That's sense. basically those two main actors. Makes sense. All right, Mr. Ambassador, since you're here, you have graced us with your presence. So, other than the flood, we would certainly like to know from both of you that what are the areas that Germany is doing already or planning to expand this coordination and this bilateral cordial relationship. How do we see it expanding? Yeah, but we'll hold you on that thought. answer. We have to take a break. Short break and then we'll... So we have our esteemed guest with us, हमारे साथ ही हैं और बहुत ही interesting conversation भी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस flood disaster के बाद सैलाब के बाद किस तरह मदद की जा सकती है, किन किन जगहों पे मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की कॉन्वर्सेशन हो रही है और अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको भी बताएं जिनको शायद थोड़ी सी ना समझ आ रही हो। हमारे साथ हैं जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान मिस्टर एल्फ्रेड ग्रानस और साथ ही हमारे साथ हैं काउंसिल जनरल ऑफ जर्मनी जो कि कराची में होते हैं डॉक्टर रूडिगर लॉट्स। इनसे हम बातें कर रहे हैं। वन थिंग दैट वी वर टॉकिंग इन द ब्रेक और एक छोटी सी मैं ज़रा ब्रीफ कर दूं कि हमने पिछली कॉन्वर्सेशन में क्या बातें की हैं। सो बहुत सारे एवेन्यूज़ पे जर्मनी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पर्टिकुलरली सैलाब ज़दगान की मदद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे कि 2 महीने के लिए 4000 घरानों को खाना फराहम किया गया है। साथ ही साथ रिकन्स्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान की मदद के लिए हम वक्त तैयार है और क्या कुछ कर सकता है इस पे भी हम बात या फिर क्या करेंगे। चीज़ें हम सीख सकते हैं, सीखने वाली बात बड़ी ज़रूरी है बिकॉज योर एक्सेलेंसीज वी वर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड बट स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस एंड आवर क्वेश्चन इज वेदर इट इज़ अ रियल थ्रेट इन जर्मनी एज वेल, वेदर देयर हैव बीन डिबेट्स ऑन इट, वेदर over there you all have taken up some measures to curtail its effects and maybe we could learn from it or adopt as well. Yes, of course, it's a big discussion also in Germany, and we also have experienced it in our own country. Not to speak about just long, warm, and dry summers and things like that, but also we had last year in summer, we had flash floods in parts of our country where a bit the same phenomenon you see here, where a lot of water went through in a very short time, destroying infrastructure and houses. So at least we have seen it ourselves. True. And that makes the discussion even more urgent and the actions to be taken also more urgent. But what we do and try is just, or the way forward, to remain an industrialized nation and become green is to transform the industry to green industry, try to become carbon neutral as soon as possible, and as soon as possible at the moment we would say it's 2045 for Germany, right? Probably 2040 so will be the new goal. That is something. That's not too far away though. That's just, it's very ambitious, and we think that we probably can do it, and we cannot not ask that from everybody else. Sure. But there also the idea is that some countries that have the means should take the lead and should show that it is possible. It's doable. And then can set not only an example but also with the experience gained by doing that, by transforming industry and power production and things to green solutions, that of course then also with that experience also in other countries can be implemented. Absolutely. So with your ideas and experience, I'm sure other countries, developing countries particularly, can take advantage of and can learn from Germany. His Excellency Dr. Rutger. Also, I did not want to probably come up with this topic, but Germany's. I have to probably the football in the room because we can't ignore. It's that elephant in the room that we won't ignore. Germany is out of the tournament, unfortunately, but there has been an immense local support of the German football team here that we see in Karachi, in some parts of Karachi and Balochistan as well. So did you ever come across any Pakistani German football team fan? Do you have an idea about it? No, we have an idea. We were in Gwadar, and in Gwadar you see many German flags painted on the walls or so. So we took a number of photos in front of that. German ambassador to Pakistan है, Council General of Germany, जो कि कराची में, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ His Excellencies मौजूद हैं, Mr. Alfred Granes and Dr. Rudiger Lotz. So we were talking about football earlier, and you did actually end up meeting some of the football fans here in Pakistan, German football team fans.
Yeah, we also met fans from Leari. Some of the members of the consulate went there and felt that great support there. And now we are very grateful for the great support that we got from Pakistani football fans here. It's wonderful to see that. All right, at Also, least we are seeing some pictures as well. आपको बता दें जल्दी से कि ये लोग गए हुए थे गवादर, ये गवादर की भी तस्वीरें हैं. this is from Balochistan, right? Gwadar, yeah. Yes, these are recent ones, and we wanted to show them. तो बड़ी ही There's a German flag painted. And so yes, and particularly in Leari, if you happen to be in Leari here, so there are Argentinian fans, there are German fans, there are Brazilian fans. So it's the festive season. Whenever FIFA is here, it's another kind of a vibe. Okay, very quickly, because we are short on time. Most of our time was taken by the breaking news. But Your Excellency, have you happened to taste any of our food stuffs? Because we are very keen and curious to know. And we since love you're our in food. Karachi, this is the place where you enjoy the best of Pakistani food. In general, of course, I have tasted many Pakistani foods, and I must admit, so far, chapli kebab is my favorite. Mine too. Chapli kebab इनको पसंद है. Yeah, Very that nice. is my And if they are favorite. well made, they And are. Did you have them in Peshawar or in Yes. Islamabad? Peshawar. Oh, you Authentic. did? I went to Peshawar the way back on the trunk road. We had stop in a typical shop and went there and had this chapli. Abas, like roadside, Yeah. you know, Restaurants. small restaurants. That's it. But for Karachi, I must actually admit, I haven't made it barely to the street. So there, I would be very grateful for tips from your viewers also. Where to go? We'll and give what you to We a eat. have list given you a before few you in the left. break as well, and Dr. Rudiger, I'm sure he would entertain you. He will already do so. knows a There few are places. Wonderful restaurants here. Wonderful restaurant. So this is, and earlier in the break when we were talking, Dr. Lutz, you said that this is the time to be here in Karachi, you know, these months. So you intend to be here for your Christmas break? Yeah, we will stay here, and it's a very active social life, and we really enjoy it. All right. Awesome. Your Any- Excellencies. One last question, because I'm Yes. very curious, after the devastation, you know, we have some good memories of Sawat and Hunza and all these northern areas. Don't know how it is these days though, but would you like to visit? Because these are our tourist spots and I'm sure they are all right. And are you planning to maybe Of course. pay a visit? Of course, I would very much like it because just to say, for me that would be like going home because I myself come from a mountainous area. So this lovely. is You would love it this is over going That home. would make sense then in that case. Your Excellencies, Awesome. thank you, Dr. Rudiger Lotz and Mr. Alfred Granis. Thank you for being Thank you with and us enjoy this your morning stay in the here in studios. अब जरा कुछ सियासी बातों पे आ जाते हैं और एक बात खान काफी देर हो साहब गई है ना, इमरान इनका खान नाश्ता का- नहीं हजम हो रहा। हाँ नहीं हमने करनी होती है सियासत तो हमने करनी है जी इमरान खान का हुकूमत ख़त्म होने के बाद आपको पता ही है कि सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है इलेक्शन और फौरी इलेक्शन नथिंग एल्स बट इलेक्शन और इसके लिए खान साहब ने जल्द से जुलूस रैलियां लॉन्ग मार्च जो हो सका उन्होंने किया और वो अब भी इलेक्शन करवा कर मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जो है वो जो है चला रहे हैं और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि- आम इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी दूर वैसे नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी क्लियर कर दिया कि भाई हमने अपना कैपिटल गेन पॉलिटिकल गेन इसलिए ज़ाया नहीं किया कि हम वक्त से पहले इलेक्शन करा देंगे और इमरान खान साहब ठीक है इलेक्शन के लिए मुसर हैं लेकिन उनका प्लान क्या है आफ्टर इलेक्शन ये तो बता दीजिए मतलब जो इकोनॉमी की हमारी सूरत हाल है क्या इस मरतबा भी वो अपना टाइम मुखालिफिन को जेल में डालकर वेस्ट करेंगे या फिर कुछ और भी करेंगे। अच्छा बात ये है कि ये बातें आपकी बड़ी जायज़ हैं सवाल किए हैं आपने लेकिन खान साहब को ये बड़ी अच्छी तरह पता है बाकी कुछ पता हो कि नहीं कि वो जब इलेक्शन होंगे वो ही जीतेंगे। पीडीएम हुकूमत जल्द इलेक्शन कराने के लिए ऐसा लग रहा है किसी सूरत तैयार नहीं है। हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे यहाँ तक तो बात ठीक है लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जल्द इलेक्शन कराना तो दूर मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत 1 साल मजीद बढ़ाने का सोच रहे हैं। दलील यह है कि मुल्क को ठीक करने के लिए वक्त दरकार है। हमने चारों सूबों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किए हैं हर जगह पर इरादा किया गया है कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त पर होंगे बल्कि ये भी सोचा जा सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंतखाबात ज़रा 1 साल आज के लिए मज़ीद मुलतवी कर दें। अगर इमरान खान का वक्त से पहले इलेक्शन कराने का मुतालबा दुरुस्त नहीं तो हुकूमती मुद्दत में इजाफे की भी हरगिज़ कोई हिमायत नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी फैसला मुल्क में मजीद सियासी इंतशार और अफरा तफरी को जन्म देगा और एक बार ऐसी रिवायत डाल दी गई
तो आने वाले हुकूमतों को भी इस डगर पर चलने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमारे यहाँ ये प्रेसिडेंट जो होते हैं इस किस्म के काम करते हैं, इसलिए इसको होने से पहले ही रोक देना चाहिए और हमारे सियासी रहनुमाओं को सोचना चाहिए कि नापसंदीदा अमल नापसंदीदा ही होता है, ख्वाह उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ही क्यों ना हासिल हो। तो ऐसी मेरा ख्याल है कि बात भी नहीं करनी चाहिए कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तर्जुमान PDM रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बताइएगा, गुज़श्ता चंद दिनों में जहाँ इमरान खान साहब क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाब की बात कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, कुछ रहनुमाओं ख़ासतौर पर JUI की जानिब से बात सामने आ रही है कि इलेक्शन तो मुक़र्ररा वक्त से भी आगे जा सकते हैं। क्या आपकी रीज़निंग है इसके पीछे, क्या मंतक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो इलेक्शन का डेट मांग रहे हैं, अर्ली इलेक्शन, इस मुल्क में फैसले इमरान खान के कहने पर नहीं हो सकते। जब PDM सड़कों पर थी, रोडों पर थी, उस वक्त हमारा मुतालबा यह था अर्ली इलेक्शन का, लेकिन हमारा मुतालबा 25-18 से था। इमरान खान कह रहे थे, उनकी हुकूमत की मौक़िफ़ ये थी कि ये 5 साल मैंडेट है। लेकिन आज अगर PDM और हुक्मरान इत्तेहाद ने एक आईनी तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकाल करके अब इमरान खान का मुतालबा ये है कि अर्ली इलेक्शन हो, लिहाजा अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकता। फ़ैसला हुक्मरान इत्तेहाद करेगी और इलेक्शन 2023 अक्टूबर में होगा। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ करे एक्सटेंशन, हुकूमत में एक्सटेंशन 1 साल का, ये वाकई मौलाना साहब का बयान आया है। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करे पाकिस्तान में ऐसी हालात पैदा हुई जिसकी वजह से आप इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मसलन पाकिस्तान की माशी हालत, अब अगर पाकिस्तान की मईशत और ज़ब हालत की शिकार हो जाती है तो फिर ये फ़ैसला हो सकता है, मुमकिन है कि इस मौजूदा सिस्टम को 1 साल और तवसी दे ताकि मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो। फिर तसल्ली से माशी मजबूती के बाद, माशी इस्तेहकाम के बाद अगर मुल्क में इलेक्शन हो तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर रहेगा। लिहाजा बुनियादी वजह मईशत है। अभी अर्ली इलेक्शन इसलिए भी नहीं हो सकता है कि आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और मरदमशुमारी, खाना शुमारी, हल्का बंदियों का भी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा और हुक्मरान इत्तेहाद की कुछ इत्तेहादी जमातों का भी यही मुतालबा है। तो लिहाजा ये बुनियादी चीज़ें हैं और माशी जो हालात हैं, इन सब को सामने रखते हुए यही फ़ैसला है कि इलेक्शन बर वक्त हो और अक्टूबर 2023 में हो। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने बहुत से रीज़न्स दिए हैं कि क्यों ऐसा हो सकता है, लेकिन जो चीज़ फेवरेबल ना हो उसके बारे में इतनी लंबी बात क्या करना, क्योंकि इस किस्म के एक्शंस कभी भी पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं रहे। हमने देखा है डिक्टेटरशिप के बड़े अदवार के बाद एक जमहूरी निज़ाम अब बड़ी मुश्किलों से एक चल रहा है। 5-5 साल की असम्बलियाँ जो हैं वो भी चल रही हैं। ऐसे में वक्त से पहले इलेक्शन गलत हैं तो असम्बलियों को एक्सटेंशन देना कैसे जमहूरी अमल हो सकता है, ये ज़रा आपको समझाना पड़ेगा। सिस्टम को ख़राब करने के ऐसे कदम की तायीद सियासी क़ुव्वतें कैसे कर सकती हैं? देखिए, बात यह है, एक एक्सटेंशन है और एक अर्ली इलेक्शन है। आपकी सवाल के ये 2 हिस्से हैं कि अगर एक्सटेंशन हो सकता है, जो अमरीत में भी नहीं हुआ है, डिक्टेटरशिप में भी इस किस्म के फैसले नहीं हुए हैं, तो अर्ली इलेक्शन में क्या कबाहत है? आपके सवाल का मतलब ये है कि अर्ली इलेक्शन भी एक जमहूरी प्रोसेस है। जमहूरियत में ये मुमकिन है मिड टर्म इलेक्शन, अगरचे अभी वक्त कम है, 5, 6, 7, 8 महीने बाकी है 5 साल पूरे होने में। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है हुकूमत को, जो आपने अमरीत की बात की, ये हुकूमत इम्पोज़ नहीं करेगी, मौजूदा पार्लियामेंट इम्पोज़ नहीं करेगी, जो कि एक गैर आइनी कदम है आपके मुताबिक। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। एक्सटेंशन देना भी एक आइनी तकाज़ा है कि आप 6 महीने, फिर उसके बाद फिर 6 महीने, 1 साल तक आप तवसी दे सकते हैं। तो लिहाजा 1 साल तक मौजूदा सिस्टम को चलाना, एक्सटेंशन देना, ये कोई गैर आइनी कदम नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि अर्ली इलेक्शन भी गैर आइनी कदम, गैर आइनी फ़ैसला नहीं है।
तो एक्सटेंशन और तवसील देना मौजूदा सिस्टम को, ये भी कोई गैर आइनी फ़ैसला नहीं है, न कोई गैर आइनी इक़दाम है। लिहाजा अगर सूरत हाल इमरजेंसी हो, जैसे आपकी माशी हालत, मैंने पहले भी आपको कहा, आपका आधा मुल्क डूबा हुआ है और मरदमशुमारी, खाना शुमारी, हल्का बंदियाँ, ये भी आइन और कानून का तकाजा है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी यही है। तो इस सूरत हाल में अगर फ़ैसला हो जाए कि 1 साल एक्सटेंशन हो, तो उसमें कोई भी किसी किस्म की आइनी कबाहत नहीं है, बल्कि आइन इसका इजाज़त देता है। गैर आइनी ना सही लेकिन गैर जमहूरी ज़रूर साउंड करता है हाफिज़ साहब, और अभी भी वक्त है। मरदमशुमारी, खाना शुमारी और दीगर मामलात पर अभी से फोकस करेंगे, बजाय इसके कि इस पे फोकस करें कि मज़ीद टाइम दिया जाए तो शायद आप लोगों के काम भी निमट जाएँ। अब मुल्क की मजमूई सूरत हाल की बात करें तो इमरान खान साहब, आपको पता है इमरान खान साहब के असम्बलियाँ तोड़ने वाले मिशन को रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत से ऑप्शंस देख रहे हैं, और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनसे हाथ मिला लें या ये लोग उनको कुछ ऑफ़र करें। तो क्या सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज़ तो नहीं है इस बात पे? इमरान खान इस पर बजित है कि मैंने असम्बली को तहलील करना है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, और हुकूमत ऐलान करे, पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करे, वरना मैं असम्बली तहलील करूँगा। क्या परवेज़ इलाही के साथ हाथ मिलाना या उसके साथ मुज़ाकरात करना, आगे लेके आना? अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर सोच सकती है, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी यही होगा? देखिए, बात यह है, मैं पहले परवेज़ इलाही साहब की और चौधरी बिरादरान की सियासत के बारे में आपको बता दूँ। परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो है वो मुफाहमत की सियासत है, वो मुज़ाहमत की सियासत के कायल नहीं है। उसकी सियासत अमीरियत के साथ भी चल सकती है, जैसे कि मुशर्रफ के साथ। परवेज़ इलाही की सियासत उस जमहूरियत के साथ भी चल सकती है जो जमहूरियत के नाम पर फ़िस्ताइयत मुसल्लत थी इस मुल्क पर, जिसकी शक्ल इमरान रजीम थी। इसके साथ भी परवेज़ इलाही चल सका, और वो इमरान जो परवेज़ इलाही को, मैं नहीं कहता पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, फिर भी परवेज़ इलाही चल सकता है। अब एक बार फिर उसी मफाहमाना और मफाहमत की पॉलिसी को जारी रखते हुए वो PDM के साथ मिल सकता है और वज़ीर आला भी हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अभी तक PDM और हुक्मरान इत्तेहाद ने फ़ैसला नहीं किया है। चौधरी शुजात हुसैन की फार्मूले को इस्तेमाल किया जा सकता है। चले, आपने अपनी रीजनिंग दी है और आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन भी हो सकती है। लेट्स सी, सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं। भट्टी साहब, इमरान खान कहते हैं कि जल्द इलेक्शन कराओ, हुकूमत कहती है कि बिल्कुल नहीं, अभी वक्त पे ही होगा जो भी होगा, और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर भी हो सकती है, तो और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड ये पीरियड हो जाएगा। आपको क्या लगता है कब होंगे इलेक्शन? मार्केट में डॉलर साहब नहीं मिल रहे और मईशत में डार साहब नहीं मिल रहे, और ज़र मुबादला भी मुझे नज़र नहीं आया, मैंने ऐनक लगा के भी देखा, और बेरोज़गारी गुर्बत भी ज़्यादा नज़र आई, हालांकि ऐनक उतार के देखा। अच्छा, फिर मैंने ऐनक लगा कर देखा तो मुझे गैस कहीं नज़र नहीं आई, और फिर मैंने ऐनक पहन के देखा तो मुझे बिजली का बिल भी कहीं नज़र नहीं आया, अभी मेरे सामने से यूँ ऊपर गया था। अब क्या अजीब बात है कि इन अहल तजर्बाकारों, अरस्तुओं, अफलातूनों, उस्तादों और सब मसाइल का हल हमारी ज़ाते अक़दस में है, कहने वालों के दौर में ऐनक लगा कर देखो, ना कहीं पाकिस्तान नज़र आता है, ना कहीं 24 करोड़ नज़र आते हैं, ना उनके मसाइल नज़र आते हैं। ना करवाएं इलेक्शन, किसने कहा ना करवाएं? रोज़ बाई रोज़ इनके पानी इनके सर से ऊपर होता जा रहा है, और रोज़ बाई रोज़ इमरान खान का एक एक कहा लफ्ज़ सच्चा साबित हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोज़ इनके सर से पानी ऊपर गुजर रहा है। अब खान साहब, आपको पता ही है असेंबली तोड़ने का प्लान या अनाउंसमेंट कर बैठे हैं, तो आई वंडर वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वो इलेक्शन कराने के लिए फिर असेंबलियाँ क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? और दूसरा ये क्या, जैसा आपने कहा कि उनका हर दावा सच्चा साबित हो रहा है और रोज़ उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो फिर इलेक्शन वक्त पे होने दें उनको, चूँकि यकीन है और गालिबन आपको भी यकीन है कि वो जीतेंगे, तो फिर क्या जल्दी है?
पहली बात तो ये है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने में इसलिए देर कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के बहुत सारे लोग मजबूत धड़ा पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही समेत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मजबूत धड़ा चाहता है कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप सिर्फ इन 2 सूबों में बैठे रहें। ये जो PDM के 14 जमाती चूँ का मुरब्बा है, ये अपने वज़न से खुद गिरने वाला है, क्योंकि मईशत को संभालना अब इनके बस की बात नहीं रही। हालात हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गए, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जल्दी क्यों है। इसकी एक वजह तो ये है कि उनका ख्याल है कि इस वक्त वो उनको बहुत सारे एडवाइज़र उनके मशवरा दे रहे हैं कि आपके पॉपुलैरिटी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊंचा है। जब केसेस चलेंगे आपके या अदालतों में बहस मुबाहिसे होंगे या थोड़ा सा वक्त लगेगा तो हो सकता है वो मकबूलियत नीचे आए। तो उसको नीचे आने से पहले ऊपर ही हम इलेक्शन करवाएं, इस वक्त जीत जाएंगे। इमरान खान को अगर मैं इमरान खान साहब मुझसे मशवरा मांगे, जो कभी नहीं मांगेंगे और मांगेंगे भी तो कभी अमल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो हो तो इमरान खान साहब को कह देना चाहिए कि बिस्मिल्लाह आप पूरा वक्त करें और जो आप अपने वादे दावे नारे करके आए मार के आए थे वो पूरे करें। चलें, हो सकता है हमारे तवस्सुत से मशवरा उन तक पहुंच जाए। अगर वो जियो देखते हैं, वैसे वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए शायद ही देखते हैं। अच्छा, अब ये बताएं भट्टी साहब कि PDM हुकूमत की बात करें तो इमरान खान वाले मामले में वो थोड़ा पुरएतमाद तो मेरा ख्याल है कि इन वजूहात की वजह से नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन माशी हालात ऐसे नहीं जिन पर फ़ख्र किया जाए या फिर इवन वोट मांगे जा सकें, तो वो वाले अभी इनको फिर भी सेटल करना होगा। क्या सियासत को मईशत से बड़ा मसला समझना इन लोगों की गलती है और इन्हें इसका बोझ उठाना पड़ सकता है? आपकी दोनों की मासूमियत को और आपके दोनों के सवाल करने पर, आपकी एक मासूमाना सवाल करने पर आपको सलाम हो। किसने कहा था कि PDM मईशत को बेहतर करने आई है या बेरोज़गारी ख़त्म करने आई है या महंगाई ख़त्म करने आई है या डॉलर को कंट्रोल में करने आई है या ज़र मुबादला बढ़ाने आई है या 24 करोड़ के लिए कुछ करने आई है? वो आई थी EVM ख़त्म करने के लिए, नैब ख़त्म करने के लिए, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के लिए और नवंबर की तकर्री के लिए, मरियम साहबा को बाहर भिजवाने के लिए, इसाक डार साहब को वापस बुलाने के लिए, सलमान शहबाज और बाकी लोगों को मुल्क में लाने के लिए और आखिर में नवाज शरीफ साहब को लाकर उनकी ज़ेरे साया इलेक्शन लड़ने और लड़वाने के लिए। हम कहीं भी नहीं हैं। पता नहीं आप क्यों इस बहस में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने गोल्स बड़ी कामयाबी से अचीव किए हैं। ये जो बाकी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो इक़्तिदार में अब इनसे पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। ये तो नहीं कह सकते कि हमने वही काम करने थे जो कर लिया, अब ये महंगाई बेरोज़गारी गुर्बत इमरान खान जाने और उनका काम जाने। तो ये अब उनको बजाना पड़ रहा है। मजबूरी के ढोल जो गले में पड़ जाता है ना, तो वो बजाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ कुछ भी ये जो चीज़ें ये इनके ना मंशूर में थी ना इनके ज़ेन में थी। अब ये सर पे पड़ी हैं तो सारे चुप टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब। सर्टनली मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि तारीख़ में कभी नहीं हुए और ओवरऑल दुनिया में क्राइसिस आया हुआ है, वो और बात है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तो पता नहीं अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। खैर, लेकिन एट द सेम टाइम कोई बाहर जाता है तो कोई आप कह रहे हैं बाहर जाने के लिए आए थे, वापस आने पे तो एतराज़ ना करें ना, वापस तो अपना मुल्क के चले कोई आ रहा है, मतलब कभी भी आ सकते थे, लेकिन उनको वो एनवायरनमेंट चाहिए था ना कि जिसमें वापस आए। तो इसलिए भट्टी साहब कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें, ये स्टेज जो था ये सेट करना था फॉर ऑल दीज थिंग्स, जो कि आई गेस हो भी गया है। मूविंग ऑन, और पिछले 15-20 बल्कि आधे घंटे में हमने क्रिकेट की कोई बात नहीं की। अच्छा, तो अब हम करेंगे। हमने इसलिए करनी तो शुरू इस दुख से किया था, आंखों में अभी आंसू आ गया। चलें अभी आप दुख करें। तो शुरू तो हमने इसी से किया था, लेकिन एक चीज़ जिसकी हमने बात नहीं की थी वो एक अंपायरिंग डिसीजन थी। वो आउट था कि नहीं आउट था, मतलब कि अगर आप ट्विटरवर्स देखें ना तो उसमें तो एक क्लियर डिवीजन हुई है, जहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या आप अपनी आंखों से देख लें स्लो मोशन में तो आपको नजर आ जाएगा। I saw it and you did not feel? No, I thought कि वो हाथ आ गया था और मुझे लग रहा है कि वो नहीं आया था। इसी पे जरा चलें, हम अब्दुल रज़ाक भाई से पूछ लेते हैं,
he may have an expert opinion about it. अब्दुल रज़ाक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. अब इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट भी जीत लिया है, सीरीज़ भी आपको पता ही है, लेकिन एक मुतनाज़ एम्पायरिंग का फैसला सामने आया है. आप समझते हैं कि सऊद शकील अगर इस मौके पर नॉट आउट करार पाते तो मैच जीत सकते थे पाकिस्तानी? अब देखें, ये क्रिकेट में होता रहता है और अब थर्ड अंपायर भी है, साथ मैच रेफरी बैठा होता है, और जो कानून के मुताबिक एक चीज़ है कि अगर पहले बॉल हाथ में लग गया और उसके बाद बॉल नीचे लगता है तो वो देखना पड़ता है कि कितना वो लगता है. अगर आप बॉल नीचे से उठाते हैं तो फिर वो नॉट आउट होता है. अगर आपके हाथ में बॉल है और उंगलियों के साथ बॉल नीचे लगा हुआ है तो ये आउट दिया जाता है. इस तरह अब्दुल्ला शफीक ने भी जो कैच पकड़ा, एक एंगल से ऐसे लग रहा था जैसे बॉल नीचे लग गया है, तो वो बस वो पहले हाथ में पकड़ लेते हैं बॉल, फिर जब उंगलियों के साथ जमीन पे लगता भी है तो तब भी ये आउट ही होता है. अब तो हो गया, क्या हो सकता है. लेकिन ये ज़रूर बताएं हमें कि क्रिकेट एम्पायरिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ जाने से ये उम्मीद तो थी कि अब गेम और भी ज़्यादा फेयर होगी, जो हुई भी है, शफाफ होगी, लेकिन हमने हालिया दिनों में ऐसे बहुत से फैसले सामने आए हैं हमने देखे हैं जिन पर एतराज़ किया जा सकता है. तो सवाल ये है कि क्या एम्पायरिंग की जनरल क्वालिटी ख़राब हुई है या टू मच डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हुई है, हुआ क्या? देखिए, ओवरऑल तो बड़ा अच्छा रहा है. और देखें, जिस तरह सऊद शकील खेल रहा था और लग रहा था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, क्योंकि वो कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे थे. बैड लक रही उनके साथ कि वो जिस तरह आउट हुए, सेम नवाज के साथ भी बैड लक रही. पर ये कि ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हुई है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर थर्ड अंपायर भी हैं तो आपके नंबर करते हैं अगर आप इंसाफ नहीं करते. और थर्ड अंपायर जो होता है वो गालिबन रेफरी साथ बैठा होता है, तो उसके साथ ही डिस्कशन करके वो डिसीजन लेते हैं. और क्योंकि इंसाफ करना है, अगर आउट है तो आउट है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है. अब ये मैच तो निकल गया अब्दुल रज़ाक, अब फैसला हो गया. अब टारगेट है कराची टेस्ट का, तो क्या हम कुछ तब्दीली करें या बस जो है उसी की बुनियाद पे आगे How about हम दुआ करें? तो हम पहले भी कर रहे थे. देखिए, तब्दीली तो पहले टेस्ट में बनती थी, दूसरे में बनती थी, और जो 11 प्लेइंग है वो उस पर ज़रा गौर फिक्र करना पड़ेगा. जो डिजर्विंग है वो खेलने चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट का अपना फैसला होता है, पर यह है कि मुल्तान में 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, क्योंकि पिच में बॉल स्क्रैच कर रहा था, रिवर्स स्विंग के चांसेस थे. और जैसे नवाज को खिलाया गया तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी चॉइस नहीं थी. और बात फिर वही आ जाती है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो फिर हारने के बाद हमें पता चलता है कि यार कि ये गलत हुआ है. पर सरफराज को मौका मिलना चाहिए था, शान मसूद को मिलना चाहिए था, और एक आधा ऐसा बॉलर लेके आना चाहिए था. जैसे अब्रार को मौका मिला था, तो पोटेंशियल वाइज भी डोमेस्टिक में काफ़ी बॉलर्स हैं और काफ़ी तेज़ बॉलर है. एहसानुल्लाह पेशावर के बड़े फास्टेस्ट बॉलर हैं. तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बॉलरों को एकदम से चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, तो आपको पेस भी मिलती और वो विकेटें भी दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं कि जो डोमेस्टिक में टॉप करेगा उसी को आप मौका दें. ऑल राइट, थैंक यू अब्दुल रज़ाक. और कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी दे देना चाहिए. रिजवान को वैसे मुझे लगता है रेस्ट देना चाहिए. Don't you think he needs rest? He needs rest. पता ना अभी आपको ये कि पीटीआई रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार हैं. आज़म सवाती ने इदारों के बारे में जो अल्फाज कहे इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह वफाकी हुकूमत इस मामले को हैंडल कर रही है उस पर भी संजीदा सवालात उठ रहे हैं और हम भी उठाएंगे. अगर कोई जुर्म हुआ भी है तो वो भी मशकूक हो रहा है, और आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात की एक सीरीज़ है जो चले ही जा रही है. मतलब देयर इज नो एंड टू इट. एक के बाद एक में छूटते हैं, दूसरे में पकड़ लिए जाते हैं. एक सूबे से केस खत्म होता है, दूसरा सूबा गिरफ्तारी शुरू कर देता है. इस्लामाबाद से जान छूटी तो बलोचिस्तान में केसेस चल पड़े, वहां से निकले तो सिंध पुलिस के हाथ लग गए. वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मानते हैं कि आज़म सवाती से इंसाफ होना चाहिए और खुद जो विक्टिम रहा हो उसको दूसरे लोगों के मामले में और ज्यादा मोहतात नहीं होना चाहिए था. सुनने आज़म सवाती साहब ने जो गौरव शानी की है बार बार अपने ट्वीट में या अपने जो है वो सोशल मीडिया में, तो वो आपके सामने ही है. वैसे मैं नहीं समझता कि वो किसी को भी ज़ेब देती है कि कोई भी जो है वो ऐसी जो है वो गुफ्तगू करे. ताहम इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए
और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनका केस अदालत में पेश है और अदालत उसमें जो फैसला करेगी गवर्नमेंट उसको जो है वो मनोमान तस्लीम करेगी। अच्छा जी, राना साहब को आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि आजम सवाती की गिरफ्तारी कानूनी तकाजा हो सकता है, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है इससे हुकूमत की नेक नामी में इजाफा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, और इस केस से सियासी फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही है। ये सारे सूरत हाल है जिस पे हम भी बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ सियासी इंतकाम की एक रिवायत रही है, यही वजह है कि पुलिस के लिए भी अदालतों में दिफा करना मुश्किल होता है। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी है। आज फिर समाअत होगी। आजम सवाती के साथ माजी में कई तनाज़ात जुड़े रहे हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। एक जमहूरी हुकूमत में किसी से भी इम्तियाजी सलूक का तासुर नहीं जाना चाहिए, और पर्टिकुलरली जब राना सनाउल्लाह खुद अब जिस केस में बरी हुए हैं वो केस सरासर ब्लैक एंड वाइट सियासी इंतकाम का केस था। जब खुद वो विक्टिम रहे हैं तो दूसरों को अगर विक्टिम बनता हुआ देख रहे हैं उसमें उन्हें ज़रूर मुतहर्रिक होना चाहिए। सिमिलैरिटीज़ हैं कि ये वाला केस भी क्यों हो रहा है। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदा जियो न्यूज़ से बात करते हैं। अमीन अनवर हमारे साथ हैं। अमीन, ये बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट में आजम सवाती पर कायम मुकदमात का मामला जो है वो सामने आया था। क्या अदालत को मुकदमात की नौयत में मसला नज़र आया? एक से ज़ायद मुकदमात होने का इशू सामने था, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आजम सवाती के ख़िलाफ़ सिंध में दर्ज मुकदमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत की है और अदालत के सामने ये बात रखी गई कि मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं आजम सवाती के ख़िलाफ़, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसी किस्म के मुकदमात जो हैं वो कलअदम करार दिए हैं। तो अदालत ने यह कहा है कि अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि आजम सवाती के ख़िलाफ़ जो मुकदमात इस्लामाबाद में भी इसी नौयत के दर्ज हुए हैं, जो सिंध में भी इसी नौयत के मुकदमात दर्ज हुए हैं, लिहाजा आईजी सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को यह हिदायत की गई है कि वो इन मामलात को देखें और इनका कंपैरिजन करें, इनका मवाजना करें, सिंध के मुकदमात का और इस्लामाबाद के मुकदमात का, और उसके बाद 15 दिसंबर तक तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी जाएं। अच्छा अमीन, इस दौरान आईजी सिंध का क्या हुआ था? बाय द वे, क्या ऐसी तलखी हुई थी जिसपे उन्हें माजरत करना पड़ गई? जी, 2 रुकनी बेंच ने जैसे ही ये इस केस की समाअत शुरू की, आईजी सिंध को रोस्टरम पर बुलाया गया और उसके बाद ये मामला अभी ज़ेरे समाअत ही था कि अदालत ने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर सवालात उठाए कि पुलिस की जो तहकीकात हैं वो ठीक नहीं होती हैं, और अगर पुलिस इस तरह का रवैया रखेगी तो आम शहरी फिर कहाँ जाएंगे, ये कहना था जस्टिस करीम खान आगा का। और उसके बाद जब अदालत ने उनसे ये कहा कि पुलिस जो है वो आइंदा समाअत पर आईजी सिंध वजाहत पेश करें इन तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद कि जो मुकदमात सिंध में दर्ज हो रहे हैं वो कैसे दर्ज हो रहे हैं और किस तरह जो है किस नौयत के ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, उस पर आईजी सिंध का ये कहना था कि अदालत ने ये कहा है कि उन्हें हमारी इन्वेस्टिगेशन पर हम पर यकीन नहीं है और उसके बाद हमें तहकीकात का भी कहा जा रहा है, लिहाजा अदालत ने जो सवालात उठाए हैं उनकी कारकर्दगी पर इससे वो इत्तफाक नहीं करते हैं। तो इस दौरान जस्टिस के आगा और आईजी सिंध के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला भी हुआ और जस्टिस के आगा ने आईजी सिंध से मुखातिब करते हुए उन्हें कहा कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो उस पर आईजी सिंध ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दे दूं, मैं कोई एसएचओ हूं, मैं पूरे सूबे की जो पुलिस है उसका सरबराह हूं और हज़ारों पुलिस एहलकार जो है वो मेरे मातहत काम करते हैं। तो हम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह इस मौके पर जो मौजूद थे उन्होंने मामले की हसासियत का अंदाज़ा करते हुए इस मामले को जो है वो रफा दफा कराया और उसके बाद आईजी सिंध ने भी जस्टिस के आगा से माजरत की। तो उसके बाद जस्टिस के आगा ने उनसे कहा कि आप मुझसे नहीं बल्कि बेंच से माफ़ी मांगे। तो उसके बाद आईजी सिंध ने बेंच से माफ़ी मांगी और उसके बाद अदालत ने ये अपना ऑर्डर उन्हें डिक्टेट कराया और उन्हें कहा कि जिस ज़िले में आज़म सवाती के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं वहाँ के एसएसपी से तमाम तफसीलात ली जाएं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अमीन फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। लेकिन सर्टनली जो वफाकी हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उनको इस मामले पे ज़रा
गौर करना चाहिए, लबकुशाई करनी चाहिए, इस मामले को किसी एंड की तरफ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून का लिटरली मजाक बनने के मुतरादिफ लगता है इस तरह के मामला जब होते हैं कि एक सूबे से पुलिस भाग रही है, दूसरे में पकड़ रही है, दूसरे में पहुंचे तो तीसरे, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं तो खत्म करें अब इसको। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल नाउ, क्योंकि कुछ दिनों का ब्रेक हो गया ना, अब मजीद ब्रेक नहीं होगा बिकॉज नहीं आज नहीं, आज नहीं, कल है जी वर्ल्ड कप फुटबॉल आज सब है ना 12 बजे, तो 12 बजे आ जाए। अच्छा ठीक है, 12 बजे शुरू हो जाएगा, तो अब आप 30 सेकंड इधर कर लें या उधर कर लें। बट यू नो मैं टेक्निकली बड़ी सही बात करती हूँ, तो मैं आपको ये नहीं है ऐसी कह सकती। एनीवे जी, अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान होगा 12 बजे और जी बिल्कुल। और अर्जेंटीना जो है आपको याद ही होगा कि क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड्स को उन्होंने शिकस्त दी थी, और साथ ही यू रिमेंबर कि क्रोएशिया ने ब्राज़ील को हराया था, विच वाज लाइक अ ह्यूज अपसेट। तो ये सब कुछ हुआ था। और कल का भी बता दूं अब्दुल्ला, या कल फ्रांस और मोरक्को के दरमियान होगा मैच, कल शाम 8 बजे होगा। और लेट्स सी क्या होता है। फेवरेट टीम तो फ्रांस 12 बजे ही होगा। अच्छा हाँ। कल भी हाँ कल भी 12 बजे होगा, और फिर 17 दिसंबर को फाइनल होगा, वो रात 8 बजे होगा। दैट इज राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो रहा है। वैसे ये कतरी टाइम की आपने, व्हाई आर यू हैविंग माय फोन बाय द वे? Because you were showing me something on your phone. कतरी टाइम के हिसाब से भी वैसे बहुत देर नहीं होती 12 बजे, मुझे लगता है मैच होना। मतलब वो तो हमसे तो पहले ही होते हैं ना कि 2-2.5 घंटे का फर्क है। 10 बजे होगा उनका। हाँ, तो इट इज क्वाइट लेट ऑन अ वीकडे। क्या हो रहा है? Maybe they want to show off their stadiums with all the bling and lights and stuff. So maybe that is why they have decided that. Anyway, भाई अब हम अब्दुल्ला की वजह से हम चेंज नहीं कर सकते टाइमिंग्स, यही है। तो अर्जेंटीना और क्रोएशिया जल्दी। Okay, too late. Sorry. So I will decide later. मैं मिडिल ऑफ द मैच में डिसाइड करती होती हूँ ना कि मैं कौन सी साइड। रिजल्ट के बाद ही ना कर लें डिसाइड, थोड़ा सा पहले, इतना बाद में नहीं, 30 सेकंड पहले। जब खवातीन कुछ अचीव कर रही हूँ, खास तौर पे किसी स्पोर्टिंग इवेंट पे, तो हमें बड़ी खुशी होती है। बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान से कोई भी लड़की, कोई भी खातून स्पोर्ट्स में इतना कभी भी आगे नहीं जाती थी कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाए। बट दैट ऑल हैज़ चेंज्ड ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई वुड से। और पाकिस्तानी खवातीन हर शोबे में आपको पता है कि ना सिर्फ मुल्क की बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी सलाहियतें जो हैं वो मनवा रही हैं। नवंबर में जी पिछले महीने क्या हुआ है कि श्रीलंका में होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन ने कमाल कर दिखाया है। और इस चैंपियनशिप में ज़रा सुने, 7 गोल्ड मेडल ये पाकिस्तानी लड़कियों ने जीते हैं। 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं वो जीते हैं। मतलब ऑलमोस्ट समझें कि पाकिस्तानी टीम ने सब कुछ ही ले लिया। बहुत से हैं 26 मेडल्स इन ऑल, 26 मेडल्स। और फाइनल जो मार्का था ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त था जी। मागुल हज़ारा ने इंडियन, उनकी जो राइवल थी, हरीफ थी, उनको हराकर सोने का तमगा जीता और कमाल कर दिया। मागुल हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम कोयटा। मागुल, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने तो बस जी कह दिया आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, और सोचने में हमें लगता है कि बड़ा आसान होगा क्योंकि आप तो चैंपियन हैं, लेकिन बहुत मुश्किल कंपटीशन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मुझे दावत दी है। जी मुश्किल तो बहुत था, वो भी अगर आप इंडिया को हराने में मतलब कामयाब हो जाए तो मज़ा ही कुछ और होता है, कहते हैं। जी मज़ा ही कुछ और होता है। और अच्छा। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था जिसमें मैंने फाइनल राउंड में इंडिया को बीट करके मैंने गोल्ड मेडल हासिल की है। ज़बरदस्त। अच्छा, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर में ही माशाल्लाह इतना बड़ा मार्का आपने मारा। क्या तैयारी की? आई नो कि आप तो अब हमारी पाकिस्तानी चैंपियन भी हैं और उसके बाद इंटरनेशनल एक स्टेज पे आप गई हैं। कांस्टेंट इसकी प्रैक्टिस होती है, आपको रूटीन में रहना होता है, कराटे अप टू डेट रखना पड़ता है, इसके क्या रूल्स चेंज हो जाते हैं? इसकी कुछ बैकग्राउंड बताएं। हमारी कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग कोयटा में होती है, सेंसी गुलाम अली हज़ारा के पास। फिर हम नेशनल में हमारे लिए कैंप लगते हैं, हम लोग कैंप ट्रेनिंग करते हैं। हमारा कोच सर इम्तियाज़ है जिन्हों की ट्रेनिंग की वजह से हम लोग आज मतलब हमें ये मौका मिला कि हम लोग अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें किसी और मुल्क में और पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव कर ले। ज़बरदस्त। तो ये जो कैंप आपका लगता है, ये कहाँ लगता है कैंप? ये कैंप GHQ में रावलपिंडी स्पोर्ट डायरेक्टर के ज़ेर एहतमाम।
तो आपके साथ ऑब्वियसली इतनी और भी थे चैंपियंस ही मैं कहूँगी, सारे वहाँ पहुँचते हैं, फिर कौन पिक करता है, कैसे पिक होते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट पे कौन जाएगा? ट्रायल्स किस तरह होते हैं, सिलेक्शन किस तरह होती है? पहले तो ट्रायल्स नेशनल के लिए होती है, हम लोग नेशनल के लिए सेलेक्ट होते हैं, फिर नेशनल में जिसका गोल्ड आता है वही इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, आपको देख के और आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप स्कूल लेवल से कराटे जो है वो उस स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं। जी जी, मैंने मैट्रिक की थी, उसके बाद मैंने कराटे ज्वाइन की सेंसी गुलाम अली हज़ारा के पास, फिर उसके बाद अभी ये कंटिन्यू है 5 साल। मुझे ये बताएं, और ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सी यंग बच्चियाँ भी देख रही होती हैं, उनकी माएँ देख रही होती हैं, दे वांट टू पुट अपनी बच्चियों को किसी स्पोर्ट में डालना चाहती हैं। जब हम भी छोटे थे तो हमने भी कराटे कुछ अरसे के लिए सीखा भी था, लेकिन उसकी रीजनिंग मोर वॉज फॉर सेल्फ डिफेंस, मतलब उससे ज़्यादा उसको कुछ उस वक्त कहा नहीं जाता था। लेकिन आप तो एक कम्पिटिटिव लेवल पे हैं, तो आप इनकरेज करेंगी कि लड़कियां बेशक कॉम्पिटिशन्स में ना जाएं लेकिन इस स्पोर्ट को सीखें ज़रूर? जी, जैसे मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाके में शुमार होते हैं, और मैं अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी कराटे ज्वाइन कर ले ताकि आप लोग अपना सेल्फ डिफेंड कर सकें। नहीं तो आपको आप जब अकेले होते हैं कहीं, या आप बिकॉज आपको इसकी सारी कराटे की नुआंस आती है, आप अपने आप को सिक्योर फील करती है, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या चेंज आता है एक शख्स में और ख़ास तौर पे एक लड़की में? एक लड़की में यही चेंजेस आते हैं कि मतलब वो अगर उसका कॉन्फिडेंस लो है, वो उसका कॉन्फिडेंस हाई होते हैं, कराटे सीखने के बाद वो घर से अकेली जा सकती है बिना लड़के के। जैसे लड़कियां अपने भाइयों के साथ जाते हैं, हम अभी कराटे सीखने के बाद हम लोग खुद अकेले जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, हमें ये फ़र्क होता है एक लड़की में और एक कराटे चैम्पियन लड़की में, तो लिहाजा अपनी बच्चियों को प्लीज़ किसी ना किसी स्पोर्ट में डालें, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, और उसके बाद ज़िंदगी तो आपको पता है एक स्ट्रगल है और बहुत सी चीज़ें अचीव भी हो जाती हैं। बहुत से चैम्पियंस से हम मागुल मिलते हैं और उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होता है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, ख़ास तौर पे जैसे हम वेट लिफ्टर्स से, बॉक्सर्स और ऐसे लोगों से जब मिलते हैं ना, तो उन्होंने खाने पीने में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होता है कि जी 1 साल से हमने ये नहीं खाया तो वो नहीं खाया। क्या आप लोगों की चैम्पियनशिप से पहले भी इस किस्म की कोई चीज़ें होती हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं? जी जी, हमारी चैम्पियनशिप में भी इसी तरह होते हैं। जैसे मैंने बजाद खुद मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दी है तकरीबन 3 सालों से, और मैंने अपने दोस्तों को भी यही मोटिवेट किया है कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियो, मतलब वो स्टेमिना के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, स्टेमिना को लूज़ करते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं बाय द वे, उससे शुगर होती है बहुत कोल्ड ड्रिंक्स में। जी। अच्छा, तो कोई वेट लेवल भी आपको उस पर भी मेंटेन करना होता है? कराटे में ये भी होता है? जी, वेट के थ्रू हम लोग जाते हैं। जैसे मैं 55 में खेलती थी नेशनल में, फिर मैंने अपना वेट लूज़ किया, फिर इंटरनेशनल लेवल में मैंने 61 किलोग्राम में मैंने मेरा वेट मैं अपने वेट में खेली। अच्छा। लेकिन जो मतलब -55 या 50 में खेलते हैं उन्हें वेट लूज़ करना पड़ता है, वो डाइट पे रहते हैं, वो वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त, बड़ी चीज़ें आपसे सीखी मागुल हज़ारा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या ज़बरदस्त किस्म की हाई अचीवर्स हैं हमारी। और एक और हाई अचीवर का जाते जाते मैं जिक्र कर दूं, पाकिस्तानी क्रिकेटर है सिद्रा अमीन, उनका नाम है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। देयर यू गो, एक हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो सिद्रा को बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। वी लव इट जब हमारी लड़कियां जो हैं वो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दे रही हो स्पोर्ट्स में। वील सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे।